सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण। हमने कक्षा 7 तक हिंदी व्याकरण पढ़ ली है। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जो कि है खंड का व्याकरण यानी कि ग्रामर। तो बच्चों, खंड का में हम ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हम भाषा, व्याकरण, व्याकरण के अंग जैसे कि शब्द, वर्ण और बच्चों साथ ही वाक्य, लिंग, वचन, यह सब पढ़ेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इधर देखिए, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष से ही भाषा शब्द अस्तित्व में आया। इस प्रकार हम जो कुछ भी मुख से बोलते हैं वह सब भाषा है। भाषा मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग परिभाषा देखिए। जिस साधन से मनुष्य अपने भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों, भाषा क्या होती है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। जब हम अपने मुंह से जो भी बात बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है, वह बच्चों जब सही अर्थ देती है तो वो भाषा होती है। आगे देखो बच्चों, ये तो हो गई भाषा। अब हम पढ़ेंगे भाषा के भेद। काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज। मानव प्रायः 3 प्रकार से अपने विचार प्रकट करते हैं, बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा। जैसा कि बच्चों देखो, बोलकर, लिखकर तथा संकेतों के द्वारा। संकेतों को व्याकरण में भाषा के रूप में स्थान नहीं दिया जाता है। अतः विचार प्रकट करने की 2 प्रक्रियाएं, बोलना और लिखना ही व्याकरण में स्थान पाती है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, उच्चारित या मौखिक रूप तथा लिखित भाषा। तो बच्चों, वैसे तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, लेकिन हम व्याकरण की दृष्टि से भाषा के 2 ही रूप मानते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, उच्चारित अथवा मौखिक भाषा यानी कि ऑरल लैंग्वेज क्या होती है। ये उच्चारित अथवा मौखिक भाषा बोलचाल का रूप है। उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि है। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के परस्पर योग से विभिन्न शब्दों का जन्म होता है। ये शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वप्रथम मानव ने भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग करना सीखा था। तो बच्चों, जो मौखिक भाषा है, सबसे पहले मानव ने बच्चों बोलना ही सीखा था। सबसे पहले बच्चों, जब मानव सभ्य हो रहा था, यानी मानव बच्चों जो भी था, तो लिखना तो नहीं सीख गया था ना डायरेक्ट। आप ऐसे समझिए, जब बच्चा पैदा होता है बच्चों, तो वो सबसे पहले क्या लिखना सीखता है? सबसे पहले वो बोलना सीखता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने मुंह से कुछ निकाली, ध्वनियां निकाली, यानी कि हमने बोलना सीखा था। तो सबसे पहले अस्तित्व में जो आई तो वो मौखिक भाषा आई। आगे देखिए, लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया? भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। ये तो हो गई बच्चों भाषा के भेद। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। यहाँ देखिए सभी भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। सबसे पहले देखिए, भाषा का रूप होता है बच्चों मातृभाषा यानी कि मदर टंग। ये क्या होती है? अपने परिवार या माता से बालक जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा सीख लेता है, यही उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो बच्चों, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, अपनी माँ से, अपने परिवार से हम जो भाषा सीखते हैं उसको मातृभाषा कहा जाता है। जैसे कि बच्चों, गुजरात में पलने वाला बच्चे की मातृभाषा गुजराती होगी, और बच्चों बंगाल में पलने बढ़ने वाले बच्चे की मातृभाषा बंगाली होगी। इसी तरह बच्चों, अलग अलग प्रदेश की अपनी मातृभाषा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रादेशिक भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है।
जैसे कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, अतः कन्नड़ कर्नाटक की प्रादेशिक भाषा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है तथा पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो बच्चों, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा में अंतर कैसे है? मातृभाषा जो हम अपनी माँ और अपने परिवार से सीखते हैं, साथ ही साथ बच्चों जो प्रादेशिक भाषा होती है, जो उस पूरे प्रदेश में बोली जाती है, उसको प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में हिंदी बोली जाती है और पंजाब में बच्चों पंजाबी बोली जाती है, तो ये यहाँ की प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज, कोई भी भाषा जब किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती है तब वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी की खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। तो बच्चों, कोई भी भाषा जब राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे पूरे राष्ट्र में अधिक लोग बोलते हैं, अधिक लोग बच्चों उसमें अपनी बातचीत करते हैं, तो वह उस देश की राष्ट्रभाषा मान ली जाती है। और साथ ही बच्चों जो हिंदी है वह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसी के साथ साथ बच्चों जो खड़ी बोली है वह राष्ट्रभाषा का स्थान खड़ी बोली को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा जब कोई भाषा व्यवहार में लाई जाती है तब वह अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राजभाषा। यहाँ देखिए, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। तो बच्चों, हमारे देश में जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। यहाँ बच्चों हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही राजभाषा यानी कार्यालय कार्य होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में कार्यालय कामकाज में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों आगे, संपर्क भाषा यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी परस्पर संपर्क करने हेतु करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। हिंदी देश में संपर्क भाषा का कार्य करती है। बच्चों, यानी कि जो अलग अलग प्रदेश के लोग होते हैं वह जिस एक भाषा से जुड़ पाते हैं उसको संपर्क भाषा कहा जाता है, और यह कार्य हमारे देश में हिंदी भाषा करती है। इसलिए हमारे देश की बच्चों भाषा संपर्क भाषा हिंदी है। चलिए, ये थे बच्चों भाषा के रूप: मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। अब हम पढ़ेंगे भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। चलिए देखते हैं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली एवं सिंधी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए आगे देखिए, भाषा और लिपि यानी कि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ये क्या है? मौखिक या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्ण लेखन की इस व्यवस्था को लिपि कहा गया। इसे निम्न शब्दों में सरल रूप में प्रकट किया जा सकता है। बच्चों आप ये समझिए, जब हम भाषा को बोलते हैं सबसे पहले बच्चों भाषा के मौखिक रूप का विकास हुआ। अब जब भाषा बच्चों मौखिक रूप में आ गई तो उसको लिखना भी था। जब लिखने के लिए, अब हम कैसे लिखें, तो बच्चों लिखने के लिए कोई एक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए ना, कि किस अक्षर को, किस ध्वनि को किस प्रतीक चिन्ह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों भाषा के लिए भाषा की लिपि बनाई जाती है। उसके लिए जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है उसके वर्ण बनाए जाते हैं। उन वर्णों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। उन प्रतीक चिन्हों को, उन वर्णों को हम सीखते हैं। तो बच्चों उसी से भाषा बनती है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए बच्चों लिपि का आविष्कार हुआ। आगे देखो, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिस रीति का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए विभिन्न लिपियां प्रचलित है।
हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास उस प्राचीन लिपि से हुआ है जिसे ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त मराठी एवं नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। बंगला, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है और बच्चों अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू एवं अरबी भाषा की लिपि फारसी है। तो बच्चों हर किसी एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। कई भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, इन सब की लिपि बच्चों देवनागरी है। जैसे कि बच्चों हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसकी लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। यानी कि सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है, उनके अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनसे हमारी भाषा का विकास होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, बोली यानी कि डायलेक्ट क्या होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। बोली एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है। इसे सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किया जाता। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां हैं। बच्चों जो बोली होती है वह क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, यानी कि उसके बोलने वालों की संख्या सीमित होती है। वहीं जो भाषा होती है उसके बोलने वालों की संख्या बच्चों वह व्यापक स्तर पर बोली जाती है, उसके बोलने वालों की संख्या अधिक होती है। साथ ही साथ बच्चों जो बोली होती है उसमें कोई साहित्य की रचना नहीं होती है और भाषा में साहित्य की भी रचना होती है। तो चलिए ये थी बच्चों बोली। अब देखिए भाषा तथा बोली में अंतर। भाषा तथा बोली में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ये बच्चों बोली और भाषा में अंतर है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती है। जो बच्चों कोई भी भाषा होगी, किसी भी देश की भाषा होगी, यदि वह भाषा है तो उसका व्याकरण होगा, उसकी ग्रामर होगी। लेकिन जो बोली होती है वह बच्चों व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं चलती है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। बोली केवल बच्चों बोलचाल के लिए ही प्रयोग की जाती है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी बच्चों बोली। अब देखिए उपभाषा क्या होती है, यानी कि सब लैंग्वेज। बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। जब बच्चों बोली कुछ सीमित क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसका विकास माना जाता है। जब उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है एवं उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप ले लेती है, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर यह उपभाषा बन गई है। बच्चों अभी हमने पढ़ा था बोली और भाषा में क्या अंतर होता है, क्योंकि बोली में तो साहित्य नहीं लिखा जाता, भाषा में साहित्य लिखा जाता है। लेकिन जब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ता है, बोली अपना बच्चों विकास करती है। कोई भी भाषा सबसे पहले बोली से शुरू होती है, बोली से उपभाषा बनती है, उपभाषा से बच्चों वो भाषा बनती है। तो हर किसी भाषा का बनने का बच्चों एक इतिहास होता है, वे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसी तरह बोली जब थोड़ा आगे बढ़ती है, उसमें कुछ साहित्य की रचनाएं होने लगती है, तो बच्चों वो उपभाषा की श्रेणी में आ जाती है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में जो उपभाषा है, जैसे कि ब्रज भाषा में, मैथिली में और अवधी में बच्चों बहुत साहित्य लिखा गया, इसलिए ये बोली से निकलकर उपभाषा बन गई है। आगे देखिए हिंदी भाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज क्या होती है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बच्चों रचना की दृष्टि से। कुछ विदेशी लोग स का उच्चारण हो करते थे, इस कारण सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू हो गया। बच्चों इस बात को जरा ध्यान दीजिए कि हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ, हिंदी भाषा शब्द कैसे पड़ा। यानी कि पहले बच्चों जो सिंधु नदी थी, तो कुछ लोग जो बाहर से आए हुए विदेशी थे वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी भाषा में नहीं होगा, तो बच्चों वो सा के स्थान पर ह का उच्चारण करते थे। सिंधु से हिंदू हो गया, इसलिए हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा हिंदी कहलाई।
हिंदी किसी प्रदेश की भाषा नहीं है। सही अर्थों में यह एक भाषा न होकर भाषा समूह है, जिसमें अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियां सम्मिलित हैं। यह एक प्रिय एवं मधुर भाषा है जो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा संविधान द्वारा स्वीकृत भारत की राजभाषा है। संस्कृत भाषा इसकी जननी है तथा इसी से अभिव्यक्ति की क्षमता इसे विरासत में मिली है। तो बच्चों, जो हिंदी भाषा है उसकी जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। संस्कृत भाषा का क्षेत्र बच्चों बहुत विस्तृत है। इसमें उपभाषाएं, बोलियां और बच्चों साथ ही साथ इसमें उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां और उपभाषाएं सभी कुछ इसमें सम्मिलित है। अब देखिए, अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी भाषा सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है। जो हिंदी भाषा की लिपि बच्चों क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। बच्चों, जब आप हिंदी भाषा को बोलते हैं, जिस प्रकार से आप उसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं बच्चों। वहीं पर जब आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, जो आप बोलते हैं उसको वैसे ही नहीं लिखते। कुछ वर्ड उसमें बच्चों साइलेंट होते हैं, कुछ अधिक लिखे जाते हैं, तो यानी कि वो वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है उसमें। देश के अनेक प्रदेशों जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि की यह मातृभाषा है। दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा दक्षिणी हिंदी कहलाती है। हिंदी की खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्थान दिया गया है। आगे देखो बच्चों, हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी भाषा को बोलने वालों का क्षेत्र बच्चों बहुत अधिक है। हमारा देश बहुत विशाल है, तो इसके अलग अलग क्षेत्र में हिंदी भाषा अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। इसलिए हमने हिंदी भाषा को अलग अलग वर्गों में बांट रखा है। आइए इन वर्गों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, पूर्वी हिंदी, यानी कि पूरब देश में बोले जाने वाली जो हिंदी है उसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषाएं। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वही बच्चों पश्चिमी हिंदी में आती है आपकी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी एवं बुंदेली बोलियां इसके अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी देखिए, बिहारी हिंदी में बच्चों मैथिली, भोजपुरी और मगही इस वर्ग की प्रमुख उपभाषाएं हैं। वही बच्चों राजस्थानी हिंदी जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और बांगड़ी राजस्थानी वर्ग की उपभाषाएं हैं। पहाड़ी हिंदी, इस वर्ग में गढ़वाली और कुमाऊनी उपभाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों आपने देखा है सब हिंदी, लेकिन पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इन 5 वर्गों में हमने हिंदी भाषा को बांटा है। आगे देखो, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। यह साहित्य के साथ ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, माध्यम तथा तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आज हिंदी राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी स्थापित कर चुकी है। विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस पर अन्य भाषाओं का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। हिंदी भी इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है। इस पर संस्कृत, पश्तो, तुर्की, फारसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, द्रविड़, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगला आदि वर्तमान भारतीय भाषाओं का विभिन्न रूपों में प्रभाव पड़ा है। तो बच्चों, कोई भी भाषा ऐसी नहीं होती है जो केवल अपने मूल रूप में चले, उसमें बच्चों अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ता ही है और उसमें बच्चों अन्य भाषाओं के शब्द भी आते हैं। इसी तरह जो हमारी हिंदी है बच्चों, उसमें फारसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, द्रविड़, पंजाबी, हमारी वर्तमान में बच्चों जो उपभाषाएं हैं, जो अलग अलग प्रदेश की भाषा हैं, उसका प्रभाव भी हिंदी भाषा पर पड़ा है। अब देखिए जरा हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं? हिंदी भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। बच्चों, ये हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। संसार की लगभग सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। बच्चों, एक बात बताइए, जब हम आजकल चैट करते हैं तो हम बात तो हिंदी में कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको लिखते किसमें है? रोमन लिपि में लिखते हैं। लेकिन हम जब बच्चों बात करते हैं, यानी कि संसार की जो भी भाषाएं हैं उसे हम हिंदी भाषा में लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी देवनागरी लिपि में उसे लिखा जा सकता है। हिंदी का शब्द भंडार विशाल है। संस्कृत से साथ साथ इसने उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के
हजारों शब्दों को आत्मसात कर लिया है। बच्चों, जो हिंदी भाषा का शब्द भंडार है वो बहुत ही बड़ा है। हिंदी का स्वयं का शब्द भंडार तो है ही है, उसके साथ साथ इसने उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच और भी अन्य भाषाओं से शब्दों को ग्रहण कर लिया है। और बच्चों, वो हिंदी भाषा में इस प्रकार से मिलजुल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलते कि ये हिंदी के हैं या अन्य भाषाओं के हैं। हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में सक्षम है। तो बच्चों, जो हिंदी भाषा है वो ज्ञान और विज्ञान दोनों ही प्रकार की शिक्षा को देने में सक्षम है। हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का माध्यम रही है। जो हिंदी भाषा है बच्चों, हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का माध्यम रही है। हिंदी की विशेष उपलब्धियां। हिंदी फिजी देश की राजभाषा है। बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे देश की तो राजभाषा है ही है हिंदी, साथ ही साथ फिजी नामक एक देश है, वहां की राजभाषा भी हिंदी है। ये हिंदी भाषा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदी मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। हिंदी बच्चों हमारे देश के अलावा मॉरिशस में, त्रिनाद में, टोबैगो में, सूरीनाम और मलेशिया में भी अधिक संख्या में बोली जाती है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती है। बच्चों, पूरे विश्व में इतनी फिल्में नहीं बनती जितनी की हिंदी भाषा में बनती है। भारत में टीवी चैनलों पर समाचार, विज्ञापन और अन्य कार्यक्रम आदि हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाओं के पाठक हिंदी भाषा के हैं। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने 20 वर्षों तक देशी एवं विदेशी भाषाओं के आंकड़ों का अध्ययन करके यह सिद्ध कर दिखाया कि भाषियों की संख्या चीनी बोलने वालों से अधिक है। तो बच्चों, हिंदी भाषियों की जो संख्या है वो चीनी बोलने वालों से अधिक है। आगे देखिए, हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ शब्दों से भी अधिक है। ये है बच्चों हिंदी की कुछ उपलब्धियां। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज। भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर होने के कारण उसमें उसकी बोलियां एवं उपभाषाओं के प्रयोग होने लगते हैं। भौगोलिक भिन्नता के कारण उसके रूप में विविधता आ जाती है। अतएव भाषा में एक रूपता लाने के लिए उसके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। इसमें शब्दों की एक रूपता बनाए रखकर उनके प्रयोग भेद के भ्रम को दूर करने की व्यवस्था होती है। संसार की भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। इसके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। उदाहरण के लिए हिंदी में प्रचलित अनेक वर्ण अथवा संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनके दो दो रूप प्रचलित हैं, जैसे कि ओ और कु, उट्टो, कुत और हुन, टुट, जाए। ये सभी बच्चों दो रूपों में लिखे जाते हैं। ऐसे में शिष्ट एवं सुनिश्चित व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला भाषा रूप ही स्वीकार किया जाता है। भाषा का यह व्यवस्थित रूप उसका मानक रूप कहलाता है। तो बच्चों, मानक रूप क्या होता है? जो भाषा के सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग जिन शब्दों का बच्चों अधिक प्रयोग करते हैं, जिसे बच्चों एक कहते हैं ना कि शुद्ध भाषा माना जाता है, वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के अंग। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा जिनका आश्रय लेती है वे भाषा के अंग कहलाते हैं। ये है ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। लिपि का परिचय आप पीछे प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। आप लिपि जानते हैं कि क्या होती है। अब जरा जानिए ध्वनि यानी कि साउंड क्या होते हैं। ध्वनि भाषा का मूल है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने पर ध्वनि वर्णों और शब्दों का ज्ञान करवाकर भाषा का रूप लेती है। इस प्रकार भाषा के छोटे से छोटे रूप को ध्वनि कहा जाता है। वर्ण या अक्षर यानी कि लेटर, ये मुख से उच्चारित ध्वनियों के रूप में से ऐसे छोटे से छोटे चिन्ह जैसे कि अ, क, च, ट आदि होते हैं जो एक विशेष प्रक्रिया पाने पर भावों को अभिव्यक्ति का अर्थ प्रदान करते हैं। अब देखिए बच्चों, शब्द यानी कि वर्ड सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसे रू जमा अ जमा मो जमा ओ राम। इसी प्रकार घर, आंगन, पुस्तक, कमल आदि शब्द हैं। यह है बच्चों वाक्य यानी कि सेंटेंस। वक्ता के आशय को स्पष्ट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। यही भाषा को पूर्णता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए परशुराम शिव जी के उपासक थे। भगवान के अवतार के अनेक कारण हुआ करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए व्याकरण यानी कि ग्रामर क्या होती है। भाषा को व्यवस्था प्रदान करने हेतु कुछ नियमों की रचना की जाती है। उन नियमों के आधार पर भाषा प्रयोग में स्थिरता बनी रहती है। भाषा की ध्वनियां, शब्द, पद, वाक्य रचना आदि के नियम अलग अलग होते हैं। सभी नियमों को एकत्र करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य होता है। इस प्रकार सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने की विधि बताने वाले नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बताता। किसी भी भाषा समाज के अधिकांश लोग अथवा शिष्ट वर्ग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी को वैकरणीय आधार मानकर उस भाषा के व्याकरण की रचना करता है। इस प्रकार मूलतः समाज द्वारा सिद्ध प्रयोग का ही अनुसरण करता है। व्याकरण के विभिन्न नियमों के स्थिर होने से भाषा में मानकता आ जाती है, जो भाषा को परिनिष्ठ बनाने में सहायक होती है। व्याकरण को ज्ञान से भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है और भाषा प्रयोग के विभिन्न नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि व्याकरण क्या होता है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है। जब बच्चों कोई बोली एक लंबा सफर तय करके भाषा बनती है, तो बच्चों उस भाषा को मानक रूप देने के लिए उसका जो व्याकरण होता है उसे पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो उसके नियमों को नहीं जानेंगे और हम भाषा का शुद्ध रूप नहीं जान सकते। तो बच्चों, भाषा के मानक रूप को समझने के लिए, उसका शुद्ध रूप को जानने के लिए जो व्याकरण होता है उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ सीमाएं होते हैं। उसे जब एक जगह इकट्ठा करके बच्चों पाठकों को पढ़ाया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के विभाग हमें भाषा के संबंध में व्याकरण को ज्ञान कराता है। उसके तीन भेद हैं, ध्वनि, शब्द और वाक्य। ध्वनि के योग से शब्दों तथा शब्दों के सार्थक योग से वाक्यों की रचना की जाती है। व्याकरण में इन सभी का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आइए इन्हें करके देखिए। वर्ण विचार यानी कि ऑर्थोग्राफी, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा इनके मेल से शब्द बनाने के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार यानी कि इटिमोलॉजी, इसके अंतर्गत शब्दों से संबंधित भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति एवं रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। वाक्य विचार यानी कि सिंटैक्स, इसके अंतर्गत वाक्यों से संबंधित उनके भेद, उपभेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्यों की शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह है बच्चों व्याकरण के विभाग, जिन्हें हम आगे के पाठों में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा भाषा और व्याकरण। बच्चों, इसे हमने विस्तार से जाना, भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।